नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी चंदा है या काला धंधा है? चुनावी बॉन्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश सुनाया उसका मतलब ही अलग अलग तरीके से निकल रहा है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड लागू किया गया था। चुनावी पार्टियों को इसके जरिए खूब चंदा मिला। 6 साल 1.5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। इसकी शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बॉन्ड चुनावी पारदर्शिता और सूचना के अधिकार के ही खिलाफ है। हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले 6 सालों में इस बॉन्ड की मदद से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। टॉप पर है बीजेपी, जिसे 6,500 करोड़ का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसे 1,123 करोड़ का चंदा मिला। तीसरे नंबर पर टीएमसी, जिसे 1,092 करोड़ का चंदा मिला। चौथे नंबर पर 774 करोड़ वाली बीजेटी का चंदा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या। दरअसल ये एक प्रॉमिसरी नोट है जो कई मूल्यों में उपलब्ध होता है। कोई भी भारतीय अगर चाहे इसे खरीद सकता है। बैंक को केवाईसी डिटेल्स देकर 1,000 से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं और कई बॉन्ड्स वो खरीद सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। 2017 से पहले कोई कंपनी औसत मुनाफे के 7.5% से ज्यादा चंदे नहीं दे सकता था और जिस पार्टी को कंपनी चंदा दे रही है उसका नाम बताना जरूरी होता था। यह 2017 के पहले था। 2017 में कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले चंदे पर लगी लिमिट को हटा दिया गया। इसके साथ ही पार्टी का नाम बताने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को भी असंवैधानिक माना है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासी पार्टियों पर कोर्ट की चोट। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। चुनावी बॉन्ड पर फौरन लगी रोक। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। चंदे के नाम पर किसके मन में फूट। विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी पारदर्शी होनी चाहिए। इस दिशा में कदम उठाया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका दिया। 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बता दिया और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसमें देने के बदले कुछ लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है। ये राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है। कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत भी हो सकती है। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है। ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि वो एसबीआई 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी दे। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे।
इसके बाद इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से मिलने वाली जानकारी को इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करे, पब्लिश करे, ताकि जनता भी इसके बारे में जान सके। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के विरोध में कोर्ट में 2019 से ही मामला चल रहा था। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व कर लिया था और आज जब फैसला सुनाया तो विपक्ष की बाछें खिल गई। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया जिसका जो असर है वो लोकतंत्र पे पड़े और अच्छा असर पड़े। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये मोदी सरकार का जो है वो चुनाव के प्रति पारदर्शी चुनाव हो, सरल हो, सुलभ हो और हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, इस संकल्प के साथ उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग भी पारदर्शी होनी चाहिए, इस दिशा में कदम उठाया गया था। लेकिन अब इसमें निर्णय जो हुआ वो सरकार उसको देखेगी। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, जो फंडिंग है उसमें पारदर्शिता हो। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जो ब्लैक मनी की जो है वो बाढ़ आई हुई थी, उसमें पारदर्शिता हो सके, इस दृष्टि से सरकार का फैसला था। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाता था। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था, मगर फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। दिल्ली से संजय शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझ में आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है, इसे असंवैधानिक तक करार दे दिया है। हमारे साथ संजीव उनियाल साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहां पर स्टूडियो में आए हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। फौद हलीम खान नेता सीपीआई के। आशुतोष श्रीवास्तव वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसका डिफेंस क्या हो सकता है सरकार के पक्ष में। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व कानून मंत्री है वो सामने आए, उन्होंने क्या कुछ कहा है अब आपको बताते हैं। क्योंकि आज कुछ ही देर पहले रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का, इसे आप बयान भी मान सकते हैं, चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो इसके लिए इसे लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि पैसे का प्रभाव कम हो इस नजरिए से लाया गया था, जिसका संस्कार घोटाला उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का यह बयान आया है। उनका कहना है कि जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं उन्हें इस पर नहीं बोलना चाहिए और चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो इसके लिए इसे लाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जिसका संस्कार घोटाला उन्हें बोलने की जरूरत नहीं, यानी सीधा हमला उन विपक्षी पार्टियों पर है, कांग्रेस पर है, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। कुछ ही देर में जैसे हम आपको सुनाएंगे क्या कह रहे रविशंकर प्रसाद। जल्दी से आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, इसी आरोप का जवाब लेते हुए शुरुआत, वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का जिन पर खुद मामले चल रहे हैं वो इस तरह की बयानबाजी ना करे। पैसे का प्रभाव कम करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये बदलाव किए गए थे। सुप्रिया जी।
मुझे लगता है कि एक परिपक्व वकील होने के नाते आज रविशंकर प्रसाद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और जो तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने की है, और इसको सिर्फ असंवैधानिक ही नहीं बताया है, ये भी बताया इससे कालाबाजारी भी होती है, इससे काला धन आता है, ये भी बताया इससे क्विड प्रो को हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये भी बताया है कि कैसे काले धन पर अंकुश नहीं लग सकता इस पर। और फिर जो बातें सामने आ रही हैं कि कैसे 5 कानूनों को बदलकर ये मनी बिल के तौर पर लाया गया था, ये सबको पता है। उस टाइम पर ये कवर खूब हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 की बदली गई, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बदली गई, आईटी एक्ट 1961 का बदला गया, कंपनीज एक्ट 1956 का बदला गया, एफसीआरए का कानून 1976 का बदला गया। 5 बड़े कानूनों को बदलकर ये करने का फैसला किया था। असलियत ये है कि बार बार डेटा सामने आता है और वो दिखाता है कि 95% से लेकर 99% पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। चलिए, इसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस देश के लोगों को, इस प्रजातंत्र में जो चुनाव से सरकार को चुनते हैं वोट देकर, क्या उनको हक नहीं है ये जानने का कि कौन कितना पैसा किसको दे रहा है, और क्या नीति निर्माण उस पैसे के कारण हो रहा है, क्या क्विड प्रो को चल रहा है, क्या ये जानने का हक नहीं है? असलियत यह है कि कानून बदलकर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट में यह कर दिया गया कि 2000 ऊपर से रुपए में आपको पैन कार्ड की ये बदला गया, लेकिन यहां पर कौन किसको पैसा दे रहा है वो गोपनीय रखा जाएगा। क्यों गोपनीयता है इसमें? इस देश के लोगों को जो चुनते हैं सरकारों को, उनको क्यों नहीं है हक जानने का? पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही है? और मैं स्वागत करती हूं इस बात का कि इतने अपारदर्शी कानून का अंत हुआ। मैं तो उससे एक स्टेप जाके आगे बात कहूंगी, अब पता तो चले, सार्वजनिक तो हो कि किसने कब किसको दिया और उसके एवज में उनको क्या मिला। और अंत में एक ही बात कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है आज हिंदुस्तान की राजनीति में या इस देश के लोकतंत्र में। एक डिस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती है। सिर्फ सरकार के एक बैंक को पता रहे ये नहीं हो सकता है। डिस लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म किया है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कौन पैसा दे रहा था, यह बड़ी बात है। और जिस तरह से यह कानून लाया भी गया था, 5 कानूनों को बदल के, हमने हमेशा इसकी खिलाफत करी और अपने 2019 के मैनिफेस्टो तक में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो इस कानून को उखाड़ फेंकेंगे। मैं स्वागत करती हूं, ये स्वतः समाप्त हो गया। बस आशंका इस बात की है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी या उसकी अवमानना करेगी। चलिए, पहले आपको सुना देते हैं रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री ने इस पर क्या कहा है, फिर आपसे मैं जवाब लूंगी। चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा, वोटर लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उस समय हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम्स लाए गए, उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां तो जब तक 10-15 लाश नहीं गिरती थी तो चुनाव होता ही नहीं था। और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स पर फौरन रोक लगा दी है। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे क्या है मतलब, इसका डिफेंस क्या हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सख्त टिप्पणियों के साथ इस पर रोक लगाई है। वो तो कह रहे हैं इसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं। इससे कैसे रुकेगा कालाधन का प्रभाव? अंजना, सुप्रीम कोर्ट है तो हम सबको मानना ही पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जब लगातार 70, 72, 75 वर्षों से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन से पहले खूब बड़ा चंदा लिया करती थी और ड्रॉर खोल के पैसे रख लिया करती थी, अपनी अलमीरा में पैसे रखा करती थी, तो उसमें सुधार के लिए मुझे लगता है कि बॉन्ड्स को स्ट्रीमलाइन करके और बैंक के थ्रू उसकी जो है ट्रांजैक्शंस हो। आम व्यक्ति को समझना आना चाहिए क्या एग्जैक्टली कि आज जो व्यक्ति लगातार इलेक्शन हो रहा है, मेरा इलेक्शन है भैया, 5 करोड़ रुपया दे दो, 10 करोड़ रुपया दे दो, अपनी जेब में रख लिया, तो मुझे लगता है कि उसको संवैधानिक रूप से ठीक तरीके से स्ट्रीमलाइन होके बैंक के थ्रू, एसबीआई के थ्रू आ जाए, तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा एक निर्णय लिया सरकार ने, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको देखा तो उसके व्यवधानों को पढ़ा, उसमें कुछ त्रुटियां निकाली तो उसको स्कैप कर दिया, उसको नए तरीके से अमेंड करके सरकार जब भी चाहे, क्योंकि बोला है जस्टिस चंद्रचूड़ ने पिछली बार भी बोला लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कि भाई आप कोई ऑल्टरनेटिव तरीका लेकर आए। इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर नीड उस सोर्स के लिए जरूरत है, पर प्लग आपको चेंज करना पड़ेगा अंजना। हो सकता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करें, उस चेंजेस लाने के बाद जो स्टेप आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में लाके उसको दोबारा से पेश कर सकते हैं। परंतु एक बात क्लियर हो जाती है अंजना इससे कि आज ये क्लियर हो चुका है कि जो लोग पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसा भरा करते थे, अपने पर्सनल स्विस बैंक में पैसा डाला करते थे, स्विस बैंक से पैसा लाने के लिए कितनी आपको की जद्दोजहद हो रही थी, कितने सालों से लगातार पैसे वहां पड़े हुए हैं। तो आज अगर किसी का पैसा पड़ा है, किसी भारतवर्ष के लोग का 1,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का पैसा पड़ा है बॉन्ड्स के रूप में, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एसबीआई में है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, भारतीय बैंक में है, कहीं स्विस बैंक में नहीं है, जिसको कि ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर का मामला नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और यही ब्यूटी है हमारी स्ट्रक्चर की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कितने अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बड़े सौहार्द से उसके लोग, इसमें जीतने और उल्लास करने की क्या बात है। ये तो ईमानदारी दोबारा से बताती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में पैसा लेती है अंजना, किसी व्यक्ति से ड्रॉर में पैसा नहीं लेती, एलमीरा में पैसा नहीं रखती, अपने जो बेड के नीचे जो खोलने के बाद करोड़ों रुपए गिनने में आते हैं कांग्रेसियों के पास, वो पैसा नहीं है, ये वास्तव में पैसा। ठीक है सुप्रिया जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रही हूं मैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक लॉयर है आप सुप्रीम कोर्ट के, उससे आप तस्वीर साफ करेंगे। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। भारतीय बैंक वाला, स्विस बैंक नहीं, काला पैसा नहीं, बीजेपी की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 ही सवाल पूछ देती हूं। इस तरह के आक्षेप यहां पर आकर लगाना कि कौन बिस्तर के नीचे पैसा रख रहा था, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, ये सब इलेक्शन रैली में बोलनी चाहिए, क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, काला धन वापस आना था, वो गारंटी थी, वो तो जुमला निकला, एक नया पैसा वापस नहीं आया, और बड़े बड़े चोर चूना लगाकर ये देश आपकी नाक के नीचे छोड़कर चले गए। एक आदमी को 10 साल में एक्स्ट्राडाइट करके नहीं ला पाए, एक पैसा नया काला धन स्विस बैंक से वापस नहीं आया, नए नए लोगों के नाम और ऐड हो रहे, पेंडोरा पेपर्स पढ़ लीजिए, छोड़िए उन बातों को। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आरबीआई ने क्या आपत्ति जताई थी। आरबीआई ने कहा था इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने इस पे आपत्ति जताई थी, लॉ कमीशन ने इस पे आपत्ति जताई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे आपत्ति जताई थी। और ये सिर्फ बॉन्ड के आने पर ही आपत्ति नहीं थी, आगे सुन लीजिए, और ये 10 सेकंड की बात है, ये सुननी जरूरी है देश की जनता। जल्दी। बॉन्ड शुरू होने थे अप्रैल 2018 में, सरकार ने बोल दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को, नहीं आप एसबीआई को बोला आप नई विंडो खुलवा दीजिए, अभी मार्च में ही पैसा चाहिए। 222 करोड़ आए, 95% भाजपा को गए, फिर मई में एक विंडो खुला दी जबरदस्ती की, इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, यह गलत तरीका है, उसकी अवमानना की गई। तो आप इसको किसी भी तरह से लीपापोती नहीं कर सकते। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। एवरी क्वेश्चन कैरीज आंसर। सुप्रिया जी ने बता दिया कि दर्द ये है कि 56 से 60% बॉन्ड का रुपया भारतीय जनता पार्टी को आता है, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। हमारे को 10%, 2-4-10 करोड़ रुपए हमारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति विश्वास ही नहीं लोगों का, इसीलिए लोग हमको बॉन्ड्स के रूप में पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा एक कैनवास तैयार कर लिया ईमानदारी का कि उसके झंडे के तले लोग पैसा देने को तैयार हैं, उसके साथ खड़े रहने को तैयार हैं। और इसीलिए शायद ये छटपटाहट सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी तरह से अंगुली लगाने से, कभी किसी तरह से हाथ खींचने से, कभी टांग खींचने से, इस तरह से लोग बाज नहीं आते। परंतु कोई आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, आप एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, कोर्ट के सामने जो तमाम बातें आई, जिसे असंवैधानिक कोर्ट ने कहा, 16,000 करोड़ रुपया राजनीतिक दलों को 2018 से मिला है। अच्छा, कोर्ट ने ही डेटा कोट किया है इलेक्शन कमीशन का और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का, और उसके मुताबिक ये ग्राफ दिखा दीजिए साथ में, जिसमें हम बता रहे हैं कि बीजेपी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, बीजेडी चौथे नंबर पर है। ये नंबर्स सामने आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये छिपा हुआ है, नंबर्स तो सामने आ ही रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का, एक सेकंड पूरा प्रश्न सुनिए। सवाल यह है कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो दिक्कत है, या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ही पूरी तरीके से क्वॉश करने की बात होगी आने वाले वक्त में। और जो इनका पॉइंट है, कहते हैं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसी में जीत का लोग चांसेस देखते हैं, उसी में ज्यादा
बॉन्ड्स खरीद रहे हैं उसकी पार्टी के नाम के, वो है या हवाला है, काला धन का रास्ता है, क्या है ये, समझाइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो इस कानून को बनाने का जो बेसिक पर्पस रहा होगा, एक तो ये था कि जो है बैंक टू बैंक जो है पैसा ट्रांसफर हो, कैश का इस्तेमाल कम से कम हो। लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन अगर किसी को चंदा देता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके नाम को अगर कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो वो कंपनी या फिर वो पर्सन जो है एक राइट टू प्राइवेसी जो उसको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से आर्टिकल 21 में, वो रहे। और साथ में एक रिबेल जो क्रिएट हो सकता है, जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्स को अगर पैसा दे रहा है तो उसका जो है एक एनिमिटी जो है पॉलिटिकल पार्टी वाई के साथ ना हो, या आगे जाकर के उसके बिजनेस में, उसके काम में जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो वो जो है एक, क्योंकि देखिए जब कोई आदमी चंदा देता है, डोनेट करता है, तो वो नहीं चाहता कि वो पॉलिटिकली उसका भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो, ताकि उसका जो नाम जो है कॉन्फिडेंशियल रहे, ताकि अगर मान लीजिए आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खुश हूं, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, चंदा दे रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ वक्त के बाद लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी शायद मेरे लिए वो तरीके से काम नहीं कर रही जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और जो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए जो है मेरे हित में वो काम नहीं कर रही है, और मुझे लगता है कि मुझे अब अपना चंदा किसी और को देना चाहिए। तो जब मैं अपना चंदे को जब मैं शिफ्ट करता हूं पॉलिटिकल पार्टी 1 से पॉलिटिकल पार्टी 2 की तरफ, तो उस केस में जो है मुझे पहली वाली जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैं पैसा दे रहा था, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए हमेशा इलेक्शन होगा, पार्टियां बदलेंगी, कभी स्टेट में जो है अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग पार्टीज का जो है गवर्नेंस है। अब मैं जिस स्टेट को हूं, जिस स्टेट में मैं चंदा दे रहा हूं, हो सकता है वहां पे कोई गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग हो। तो एक आम आदमी जो पैसा देना चाहता है, जो चंदा देना चाहता है, जिससे डेवलपमेंट हो देश का फ्यूचर ब्राइट हो, वो ये बात जरूर सोचेगा कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं खुद से फंसना है। मैं भले ही किसी भी पार्टी को चंदा दूं, लेकिन मेरा नाम सार्वजनिक ना हो, जिससे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं वो मुझे प्रॉब्लम ना दे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है कि हम अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हम पैसा दे रहे हैं एक पार्टी को, लेकिन जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आप जो ये दलील दे रहे हैं इसमें मेरिट नहीं देखा। मैं बता रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं। देखिए जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी होती है, और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो उसमें कोई ना कोई खामी भी कुछ नजर आती है, और लगता है कि इसमें जो है यहाँ पे कोई गैप है जिसको भरा जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है, या कानून का जो है कुछ गलत इस्तेमाल भी हो रहा हो। अब मान लीजिए अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हो, या कोई शेल कंपनी के थ्रू पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा वो ला रही हो, या बाहर देश से पैसा ला रही हो, तो ऐसे केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कंसिडर किया है कि यहाँ पे जो है इस कानून का गैर इस्तेमाल भी हो सकता है, इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इश्यूज है जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एसबीआई को ये कहा है कि आप जो है पूरा जो है डेटा जो है आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस सारा डेटा को जो है अपने वेबसाइट पे जो है अपलोड करेगा। तो मुझे लगता है ये जो सारा एंगल है, इसको मुझे लगता है सरकार वापस से रिकंसिडर करते हुए एक बार ये ग्राफिक्स को फुल फ्रेम दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपकी बात समझ में आ गई। एक बार ये ग्राफिक्स फुल फ्रेम दिखाइए। इस पर मैं चाहती हूँ सुप्रिया जी आप बोले, क्योंकि ये पॉइंट मतलब चर्चा आप आम लोगों से भी कीजिए। तो कई लोगों को ये लगता है कि जिस पार्टी में वो विनेबिलिटी देखते हैं, जिस पार्टी में उनको प्रॉमिस दिखता है, या फिर वो खुद से सपोर्ट करते हैं, उसमें लोग पैसा लगा रहे हैं। अब इसमें कहना कि 60% पैसा बीजेपी को ही जाता है इसलिए ये गड़बड़ है, ये दलील कैसे टिकेगी? टीएमसी देखिए नंबर 3 पर है, मैं जाऊंगी तौसीफ अहमद खान के पास। बीजेडी नंबर 4 पर है। एक राज्य के से ज्यादा प्लेयर्स नहीं है ये तीनों पार्टीज, लेकिन उनको प्रॉमिस दिखता है उस स्टेट में। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं जो यहां पर अपना बिजनेस करती हैं, तो वो इस जरिए से अपना वो फायदा पहुंचाती हैं। और ये जो उनकी दलील थी कि बीजेपी में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, अपना पैसा वहां लगाना चाहते हैं, इस पर आपका क्या जवाब? मैं सबसे पहले तो एक छेद पढ़ देती हूं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामे में दिया।
Citizens do not have a general right to know regarding the funding of political parties. Right to know is not a general right available to citizens. सरकार उच्चतम न्यायालय में कह रही है कि जो लोग हैं देश के, जो जनता है, जो जनार्दन है, जो चुनता है सरकारों को, उनको कोई जनरल राइट नहीं है जानने का। मतलब इतनी अवमानना और इतनी उपेक्षा जनता जनार्दन की लोकतंत्र में सिर्फ मोदी सरकार और उनका अहंकार कर सकता है। यहां पर एक दलील दी गई और आपके इस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी, उसका बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट जवाब है। यहां पर एक दलील दी गई कि उन लोगों की राइट टू प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए, इसलिए उनका नाम नहीं आना चाहिए। उनकी राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी, लेकिन जो लोग हैं, जो वोट डालते हैं, जिनको पता होना चाहिए किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस पार्टी के पास कितना फंड है, किसी के पास लड़ने का कितना पैसा है, किस तरह से क्या प्रायोजित वो कर सकते हैं, किस तरह से ऑपोजिशन प्रायोजित कर सकता है, उनको जानने का हक नहीं है। मतलब इससे ज्यादा ब्लास्फेमस एंड मे आई डेयर यूज द वर्ड अनसब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है कि लोकतंत्र में लोगों को जानने का कम हक है। जो दो चार पूंजीपति है उनकी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। इसका सिर्फ एक आंसर है अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का। आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबके नाम आ जाने दीजिए और देख लीजिए कितने लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई केसेस उसमें से हैं, या किसने दिया और उसके खिलाफ केस कब बंद हो गया। यही क्विड प्रो को है। आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो यह भ्रष्ट है, यह इलीगल है। और इस भ्रष्ट नीति को लाने वाले प्रधानमंत्री को आज अपने पद पर बने रहने की क्या आशा की जा सके? क्यों यहाँ पर भाजपा का प्रवक्ता नहीं है? क्यों उनके रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं हम पारदर्शिता ला रहे थे? मैं जानना चाहती हूँ। और मैं अंतिम बात आपसे कहती हूँ, अगर इतनी भ्रष्ट स्कीम जिसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है और कहता है कि जो एनकैश नहीं हुआ उनको वापस करिए, उस स्कीम के जनक दाता तो मोदी जी है। क्यों चुप है मोदी जी आज? क्यों नहीं अपने पद से रिजाइन करते हैं? देखिए, दो बातें मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आप ये देखिए, एक ये कहना कि किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को, किसी भी तरीके के उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना। आशुतोष जी आ रहे हैं, आशा एक सेकंड नहीं, मैंने उनको बोला आपकी बात आपने कहा था आखिरी बात है, पूरी हो गई, अब जवाब सुनिए इनका। उसके बाद आशुतोष जी, क्योंकि उन्होंने आपकी दलील को बेतुका कहा है कि राइट टू प्राइवेसी उन लोगों का है या उन वो पूंजीपति कह रही हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड। रुक जाइए एक बार संजीव जी जवाब दिले। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है अंजना, तो इसका मतलब नहीं है कि वो भ्रष्ट हो गया। ये एनालिसिस कौन सी है इतने बड़े चैनल पर ये कहना क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठा, उसको आप फिट करके लाइए। क्योंकि नीति बनाना और नीतियों को बनाकर इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना सरकार का पार्ट है। मैं इस नीति को चेक करूंगा अपने दायरे में, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में फिट होता है या नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में फिट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने सरकार को दोबारा दिया। उन्होंने जवाब दिया कि अगर लिस्ट निकलेगी तो पता चलेगा कि डरा कर एजेंसियों से कंपनियों को फोर्स किया जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पैसा दो। इस पर मैं दो बातें कहूंगा कि अगर हम जाते हैं आज मार्केट के लिए, मार्केट में आप देखिए सेंसेक्स को देखें, आप किस पार्टी में किस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, इसी तरह ही है। दूसरी बात ये, एक बात मैं बड़ी जो वैचारिक रूप से कहना चाहूंगा आपके करोड़ों दर्शकों को कि संगठन बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है। जब भी कोई व्यक्ति बड़ा होगा, परिवारवाद की पार्टी होगी, तो लोग परिवार के लोगों को पैसा देंगे और वो पॉलिटिकल पार्टी को जब पैसा मिलेगा किसी भी रूप में की दलील है तो वो छटपटाएंगे। पॉलिटिकल पार्टियों पे विश्वास होना चाहिए लोगों का। आपके पास कोई एक व्यक्ति लगातार करप्शन के लिए पैसा ले लेता है अपने अकाउंट में, जवाब नहीं, उसका कोई सुनवाई नहीं, स्विस बैंक में डाल देता है, तरकीब दे रहे हैं। परंतु दूसरी पार्टी उसको एसबीआई के थ्रू लेती है। और आपके उसमें मैं देख रहा था 9 करोड़ से ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है इन बॉन्ड से। किसको? सुप्रीम कोर्ट को नहीं, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बीजेपी को नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 9 करोड़ रुपए का रिवेन्यू मिला है इन सारी ट्रांजैक्शंस के बाद, बॉन्ड्स के मिलने के बाद। तो ये सरकारी ट्रेजरी 9 करोड़ मान लीजिए, ये 90 करोड़ तक टच करेगी। ये किसके लिए किया? सुप्रिया जी आवाज नहीं जा रही है, शाउटिंग मैच नहीं, एक एक करके सब लोग अपनी बात बोलिएगा। मैं तौसीफ साहब फौरन आऊंगी, मुझे पता है बहुत देर से आपको इंतजार करा रही हूं। नंबर 3 पर आपकी पार्टी है, आपको भी उतना ही आज बोलने का अधिकार है। लेकिन आशुतोष जी, बहुत सीरियस इश्यू है, वो कह रही है राइट टू प्राइवेसी जो आप कह रहे हैं, बॉन्ड देने वालों का जो पैसा अपना मतलब अनोनिमस रहकर उनको बताना भी नहीं है किस पार्टी को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनका अधिकार बड़ा है या इस देश की जनता का जिसको ये पता होना चाहिए?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जो बोला मैंने जनता के लिए ही बोला। ये जो वोटर जो हैं वही उसमें पे कर रहे हैं, वही डोनेशन दे रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई भी वोटर चाहे वो कंपनी के फॉर्म में हो या इंडिविजुअल हो, जो पैसा डोनेट करना चाहता है वो ये नहीं चाहता कि वो अननेसेसरली पॉलिटिकल राइवलरी के अंदर वो फंसे 2 पार्टीज या 3 पार्टीज के बीच में। वो अपना प्राइवेसी अगर मेंटेन करना चाहता है तो ये उसका बेसिक पर्पस रहा होगा या था, ताकि जो है दोनों में जो है एनिमिटी क्रिएट ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाई झगड़ा कि नहीं तुम्हें हमें पैसा देना होगा, तुमने उस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पैसा दिया। तो देखिए, ये एक इंडिविजुअल आम जनता जिसको चाहे उसको वो डोनेशन दे और जिस क्वांटम में चाहे उस क्वांटम में, उस पर तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको इसी पार्टी को देना होगा या उस पार्टी को देना होगा या आपको इतना पैसा देना होगा या उतना पैसा देना होगा। वो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, वो जिसको देना चाहे वो बिल्कुल सेफली दे और सिक्योर्ड वे में दे। ये उसका बेसिक पर्पस था। दूसरी बात कि आज जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो बोल रही हैं, उन्होंने तो इसी सिस्टम से तो पैसा लिया। अभी सुप्रिया जी ने जो बोला उसमें भी आप देखिए, आप ही ने बताया कि कुछ लगभग 1100 करोड़ जो है उनको भी जो है पैसे आए हैं इसी सिस्टम से। तो उस समय क्यों नहीं मना कर दिया गया कि हम इस सिस्टम से पैसा नहीं लेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। उस समय तो लिया जा रहा था। आज जब ये ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर, देखिए ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन फाइंडिंग्स किया है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी इसका पर क्या ऐसा करना ठीक है? पार्टी या नहीं, कोई नहीं, एक सेकंड वकील साहब, क्या ऐसा कहना सही है? क्या सारा नैतिकता का ओनस अन्य पार्टियों पर डल जाएगा, पार्टियों पर डल जाएगा कि हम नहीं लेंगे ये बॉन्ड्स? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसमें पूरी तरह से कोई करप्ट एक्टिविटी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका जो है मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है। मिसयूज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी या गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये किसी के लिए भी लागू हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर वैलिड पॉइंट है। मैं लौट रही तौसीफ अहमद खान साहब, एक बार फिर से डेटा दिखाइए। भाई तौसीफ साहब, आप लोग बताइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा तो फिर कैसे समझाइएगा सबको? एक बार डेटा दिखा दीजिए। नंबर 3 पर है, थोड़ा फासला देख लिया जाए। मतलब कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय इतनी बड़ी पार्टी है, आप लोगों का वर्चस्व पश्चिम बंगाल में है, बावजूद इसके आपको जो मिला है पैसा वो बहुत करीब है। ये देखिए, मतलब मुश्किल से 8 और 23 यानी 31 करोड़ का सिर्फ फासला है कांग्रेस पार्टी से। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है? अंजना जी, आपने डेटा दिखाया है 2018 से लेकर के अब तक का। 23 का। हाँ। मैं पहले बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आज, वो ऐसा है कि देर आए दुरुस्त आए। 2017 में ये अमेंडमेंट लाया गया और 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया गया था। पिछले 6 साल में इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा केवल और केवल उन्हीं को मिला जिन्होंने ये अमेंडमेंट लेकर के आए थे, यानी कि बीजेपी। और आपको आप देखिए कि देश में हमारे भाग्य मत। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 31 करोड़ दूर हैं। और एक स्टेट नहीं, सही है। आपने मैं आंकड़े की बात करता हूँ। देखिए, हमारे देश में फायदा हुआ, हमारे ये जो हमारे देश में लगभग 1092 करोड़ है, ये आप ही को तो जा रहा है, टीएमसी को जा रहा है। तो फिर कैसे हाई मॉरल ग्राउंड की खाली इनको फायदा हुआ? ये कहिए उनको ज्यादा हो गया, आपको थोड़ा कम हुआ। किसी की शर्त ज्यादा काली है, आपकी थोड़ी कम काली है। देखिए, हमारे देश में लगभग 61 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 60 और 61, जिसमें लगभग 6 आज के डेट में नेशनल पार्टी है और 55 स्टेट पार्टी है। 61 पार्टी के इस देश में जहां 61 पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें केवल बीजेपी को 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में 90% कॉर्पोरेट फंडिंग मिला है, जो कि लगभग 719 करोड़ आता है जो बीजेपी को मिला है 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। कॉर्पोरेट फंडिंग का 90% जाता है बीजेपी को। पूरा एक अकेला पार्टी जहां पे 61 पार्टीज है। और ये पर ये वही पार्टी है ना जो अपने दम पे बहुमत ला रही है, जनता का भी समर्थन मिल रहा है, उसको आप अलग कीजिए ना। आप ये चमत्कार समझाइए ना कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 31, आवाज नीचे कीजिए प्लीज सर, चीखिए मत, 31 करोड़ ही पीछे कैसे हैं? ये चमत्कार कैसे हुआ, ये समझाइए। सुप्रीम कोर्ट ने, यह आज के जजमेंट में है, मैं उसमें जजमेंट से ही बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एनहांसेस कंट्रीब्यूटर्स एक्सेस टू लेजिस्लेटर
एंड दिस एक्सेस ट्रांसलेट्स इनटू इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी मेकिंग। यानी जो गुप्त तरीके से जो लोग पॉलिटिकल डोनेशन दे रहे हैं वो तो हमारे देश के जो कानून बनाने वाले हैं उनसे वो करीब आ जा रहे हैं। तो ये मिस्टर तौसीफ अहमद खान पश्चिम बंगाल के लिए भी लागू होता है क्या? यही क्विड प्रो को वहां पर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से फिर अगर आप इस तरह का एक्स्ट्रापोलेशन बीजेपी के लिए कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार में यही एक्स्ट्रापोलेशन आपकी सरकार के लिए किया जाएगा टीएमसी की, कि क्या क्विड प्रो को की वजह से यहां पर इतना ज्यादा डोनेशन और इन तमाम राष्ट्रीय पार्टियों में 1092 टीएमसी को मिला? सरकारें तो इन पार्टियों की भी चल रही है अलग अलग राज्यों में, उस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, हाँ। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सारे जगहों पे डोमिनेट कौन करता है? बीजेपी करता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता क्या है? लॉ एंड ऑर्डर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता क्या है? पुलिस है गवर्नमेंट के पास में। आज देख रही है आपके स्टेट ममता बनर्जी कितना धरना पे बैठी हैं, कितने मीटिंग्स कर चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा तक नहीं देते टेंडर्स तो स्टेट की सरकार यहाँ देती है पे ना। सवाल है कि वोटर्स की थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कीजिए। मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना रुपए बीजेपी को दे रही। आज आपने देखा अपोजिशन पार्टीज पिछले इतने सालों से बोलते आ रही है कि अदानी जो है वो मोदी जी के दोस्त है, मोदी जी जो है वो सूट एंड बूट की सरकार है। तो ये जो आंकड़े को छुपाया जा रहा था, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को बोल दिया ना। आज तो ये देश की जनता की जीत है, आज अपोजिशन पार्टीज की जीत है कि आज वो आंकड़ा खुल करके आ जाएगा। 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो अपना डिटेल सब दे दे इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन को समय दिया है कि वो जो है सारी आंकड़े जो है सारे कंपनीज के नाम, कितने रुपए किसने दिया, वो पब्लिक के सामने वेबसाइट में डाल दे। और इसी मुद्दे पे तो चुनाव होता है। तौसीफ खान, चुनाव इसी मुद्दे पे होता है। एक सेकंड थोड़ा सवाल सुनिए। आप पूरे सवाल को आप दूसरी तरफ ले जाकर ना अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, इसीलिए आपका ऑडियो डाउन करके मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं, क्या राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार का कोई अवसर नहीं है? क्या वहां पर राज्य सरकारें टेंडर्स नहीं देती हैं? क्या वो क्विड प्रो को नहीं कर सकती हैं किसी कंपनी के साथ? कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा तो सवाल के भाव को समझकर भी उसका जवाब दीजिएगा ना। बीजेपी पर आप 100 आरोप लगाइए और वो सामने है, कोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणियां की है वो साफ है, लेकिन आप तीसरे नंबर पर हैं साहब। 1092 करोड़ वही क्विड प्रो को वाला एक्स्ट्रापोलेशन आपकी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भी तो लग सकता है। तो क्या ये टिप्पणियां सभी के लिए नहीं है? और ओनस है केंद्र सरकार पर, क्योंकि इन्हीं को बदलना पड़ेगा, इन्हीं का लाया हुआ ये बदलाव है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। लेकिन बतौर पश्चिम बंगाल सरकार टीएमसी के लिए भी तो वही लागू होगा। थर्ड अटेम्प्ट है, प्लीज जवाब दीजिएगा। आपने सही कहा कि राज्य सरकार में भी, हर देश के बहुत सारे राज्य सरकार में भी करप्शन होता है। बीजेपी के सरकार में भी करप्शन होता है जहां पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां तो कोई जांच ही नहीं होता। जांच केवल उधर ही होती है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन अपोजिशन की है। क्या असम के जो चीफ मिनिस्टर है, क्या वो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए नहीं है? हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने खुद एक बुक लिखा है कि कितने बड़े करप्ट है वो। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि अजीत पवार जो है वो बहुत बड़े करप्ट है, उसके बाद उनको जो है अपने सरकार में शामिल कर लिया महाराष्ट्र में? क्या येदियुरप्पा वो करप्शन मुलविस नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? तो मामला तो वही है कि might is right। दो बातें दर्शकों को पता होनी चाहिए। अभी इन्हीं की बात पकड़ रहा हूं कि एक ऐसी लिस्ट अभी आ जाएगी 7 डेज में, अभी आ जाएगा, हुजूर वाला अभी कट के सामने आ जाएंगे। परंतु क्या करोड़ों लोग ये नहीं देख रहे कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया उसका तो पैसा स्विस बैंक में चला गया, जिसकी लिस्ट 15, 20, 25 सालों में नहीं आने वाली। परंतु अगर इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू अगर किसी व्यक्ति ने वो काम किया तो एसबीआई के थ्रू किया, जिसके की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप कंप्लाई कर सकते हैं, 7 डेज के अंदर वो लिस्ट आ सकती है। तो मुझे लगता है करप्शन कहां हुआ? ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जहां से मोहतरमा ने शुरू किया था, दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा 7 दिन में। किसने कितने पैसे दिए सामने आ जाएगा। तो इसमें गलत क्या है भाई? स्विस बैंक में तो नहीं ले गए, अपने जेब तो नहीं भरी, अपने घरों में तो नहीं भरा, अपनी अलमारी में तो नहीं भरा, अपने बेड में तो नहीं छुपाया, संगठन के लिए लिया, संगठन के काम के लिए लिया। सुप्रिया जी, एसबीआई के थ्रू हुआ ये इनका बड़ा चुनावी रैली के जुमले आज तक जैसे चैनल बोल लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए फिर मैं बोलती हूँ। यही सवाल था, एसबीआई के थ्रू हो रहा है, ये इनका आर्ग्यूमेंट है, इस पर भी जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। जी हाँ,
चुनावी रैली जैसे सस्ते जुमले आकर आज तक जैसे बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर नहीं फेंकने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तार्किक कुछ चीजें हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो फिर से पूछूंगी, जो आपने अभी आर्ग्यूमेंट दिया, एंड वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है, आपने बोला कि भाई अगर ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है तो वो राज्य सरकारों पर भी लग सकता है, तो इसका मतलब कहीं यह आशंका है कि क्विड प्रो को हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। आप ही की दलील को मैं पूछ रही हूं। तो अगर यह आशंका क्विड प्रो की है और यह आशंका जताई जा रही है बाय आरबीआई, बाय इलेक्शन कमीशन, बाय लॉ कमीशन, बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, और आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, तो इसमें भाजपा क्यों भाग रही है इस बात से? मैं एक छोटी सी चीज पढ़ देती हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। एज सिंपल एज दैट सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है। सूचना के अधिकार को शनै शनै क्यों समाप्त किया जा रहा है, क्यों कमजोर किया जा रहा है, क्यों बड़ी बड़ी चीजें सूचना के अधिकार से जैसे पीएम केयर्स फंड बाहर क्यों रखी जाती है? इस देश की जनता को सर्वप्रथम हक है ये जानने का कि कौन कितना पैसा दे रहा है। यहां एक दलील दी गई कि लोग जितना पैसा दें, ये जो करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, ये देश की जनता, छोटे छोटे लोग दे रहे हैं या बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं? और मैं पुनः उस बात पर जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, जो आपने शुरू किया, और बिल्कुल आपने सही कहा, अगर क्विड प्रो की, इसका मतलब कहीं सबके मन में आशंका है, और यह आशंका आरबीआई ने भी जताई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, यह आशंका सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई। एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर देती हूं। इतनी स्विस बैंक का 10 बार नाम लिया गया, 10 साल से स्विस बैंक का नाम लेके कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो गए थे? कहां है विजय माल्या, कहां है नीरव मोदी, कहां है ललित मोदी, कहां है संजय सारा, कहां है राजन जैन, कहां है ये सब लोग? क्यों नहीं वापस देश आ रहे? ये झुंझुना कब तक बजाते रहिएगा? ऐसा करारा तमाचा आज सुप्रीम कोर्ट ने मारा है सरकार को। ये भ्रष्टाचार है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो मनी बिल की तरह ये न लाया जाता। मनी बिल की तरह लाया गया। कांग्रेस पार्टी को भी नहीं लेना चाहिए था फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा। लो आपने बदले, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से लेकर तमाचा तो थोड़ा सा तमाचा आपके भी है। अगर तमाचा है तो हल्का सा तमाचा हमारे भी है, हमारे प्रोपोर्शन के, हमारे कद के हिसाब से, हमारी इमेज के हिसाब से, हमारी मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो तमाचा कांग्रेस पे भी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है 35 या 30-32 करोड़ की पॉलिटिकल पार्टी है, मेंबरशिप की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर सब लोग भी मिलकर हजार रुपए के बॉन्ड लेते हैं तो 350 करोड़ 335 करोड़ तो वैसे ही आ जाते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोई हल्की बात नहीं करनी चाहिए इतने बड़े चैनल पर। बेकार की बातें मत करिए, बेकार की बात नहीं करनी चाहिए। और यस्ते नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणातिं करिष्यति। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 2 स्टेट्स में रह जाती है और सुप्रीम कोर्ट पर और कभी किसी बहाने से दूसरी पार्टियों पर अटैक करती है, काम रोकती है, काम में बंधन डालती है, तो उसे अपने बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए कहा गया है ये श्लोक, चाणक्य ने बोला है, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं होती उसको किताब पढ़ने का कोई लाभ नहीं होता। अरे सुप्रिया जी बीच में मत बोलिए, गलत तरीका है। प्लीज उनको पूरा करने दीजिए। नहीं यू कांट गो ऑन ना, ऐसे नहीं ठीक है। नहीं आप अपना जवाब दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगी। शाउटिंग मत कीजिए। अरे जो अपनी विवेक से बोल रहा है उसको बोलने दीजिए ना। ऐसे क्यों नहीं सुनना पड़ेगा ना। जब आप डिबेट के लिए आई हैं तो सुप्रिया जी सुनना होगा। आपको मैं मौका दूंगी, अगर आपको गलत है आप बोल दीजिएगा, पर लगातार मत बोलिए। गलत बात कहेंगे मैं बिल्कुल। अच्छा एक बात और पता लगती है इससे, अंजना जी मैं विषु पर रहूंगा, कि क्यों 56% बॉन्ड्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मिलते? क्या जिस कद की बात, जिस मेंबरशिप की बात, जिस विकास की बात, जिस जगह चारों तरफ स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी लहरा रही है, क्या ये अपने आप में कद नहीं बताता कि उतने बॉन्ड्स मिलने ही चाहिए? और बाकी लोगों का टोटल देखिए, वो बाकी लोगों का टोटल बाकी लोगों का टोटल लगभग इंडिया अलायंस का आप देखिए सारी घमंडिया वाला जो ग्रुप है जो मोदी जी कहते हैं उसका टोटल, और भारतीय जनता पार्टी के अपने बॉन्ड, ऐसी पॉलिटिकल कद भी इन सबका, इतना ही बड़ा पॉलिटिकल कद, इतनी बड़ी मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी के। एक डेटा है 2004 से लेके 2004-05 से 14-15 तक का, जब आप लोगों की सरकार थी। ये भी एडीआर का ही डेटा है। उस वक्त सबसे ज्यादा इनकम इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो 6 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी थी, बताइए 3,982 करोड़। उसके बाद से बीजेपी थी 3,272 पर, फिर सीपीएम 892 पर। तो कौन सी पार्टी किस वक्त कैसा परफॉर्म कर रही है, उस नजरिए से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स उस पार्टी को लोग देते हैं। क्या यही नहीं दिखाता? ये एडीआर का डेटा है जो मैं कोट कर रही हूं। अब बताइए आप क्या कहते हैं?
अंजना जी, असलियत अब बीच में मत बोलिएगा। असलियत तो यह है अंजना जी कि अगर यह ऑर्डर किसी और सरकार के खिलाफ आया होता और कोई और अगर आज देश का प्रधानमंत्री होता तो उनका चेहरा लगाकर उनका इस्तीफा मांगता देश का मीडिया और देश का प्रबुद्ध जीवी। आज सब लोग चुप बैठकर यह दिखा रहे हैं कि किसको कब क्या मिला। आप ही का आंकड़ा जो आपने बताया एडीआर का, उसको कोट कर देती हूँ। 3,982 करोड़ फॉर द कांग्रेस और 3,272 करोड़ फॉर द बीजेपी, ऑलमोस्ट 50-50। यहां पर 6500 करोड़ और 1100 करोड़ की बात हो रही है। मैं फिगर में नहीं जा रही हूं, मैं इस पे जा रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पारदर्शी नहीं है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की पहली शर्त पारदर्शिता है? उस पारदर्शिता को ताक पे रखकर हम ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या आज सुप्रीम कोर्ट के ही इस फैसले के बाद 1 घंटे की बहस के बाद भी अगर आप प्रश्न हम पर पूछ रही हैं तो आपको भी जरा आईना सामने रखना चाहिए। सवाल यह है कि तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, ना आपकी पार्टी का झंडा लेकर यहां पर कोई फहराने के लिए बैठ जाएगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन दोनों पक्षों की दलील आपने सुन ली है। ये बताते हुए हम ब्रेक पर जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी है और जो तरीका अपनाया जा रहा है यानी पारदर्शिता हटाई गई है, उसको लेकर सीधा इसे असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया।